नमस्कार, मेरा नाम है सत्यम पटेल और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बभनी पंचायत से भावी मुखिया प्रत्याशी वरुण सिंह जी। और सबसे पहले आपको हम बता दें कि बिहार में भी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव चल रहा है और साथ ही साथ आपको हम बताते चले कि रोहतास जिला का पहले चरण का नामांकन भी हो चुका है, दूसरे चरण का भी जारी है। और इसी बीच हम लोग मुखिया प्रत्याशियों से बातचीत कर रहे हैं और जानने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर ये लोग जीत जाते हैं चुनाव में तो अपने पंचायत के लिए क्या कुछ करेंगे। तो सबसे पहले सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे लिए समय निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग हमारे पास आए और मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं आपके साथ कुछ अपने पंचायत के बारे में और पंचायत के लोगों के बारे में कुछ आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले वरुण जी के बारे में आपको बताना चाहेंगे कि ये अभी वर्तमान में गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी जमुहार का असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं और ये अभी बभनी पंचायत से मुखिया का चुनाव लड़ रहे हैं, यानी कह सकते हैं कि बभनी पंचायत से मुखिया के प्रत्याशी इस चुनाव में। तो सबसे पहले आप हमको ये बताइए कि आप एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के तौर पर भी कार्यरत हैं और मुखिया का चुनाव आप लड़ने जा रहे हैं, ये विचार आपके मन में कैसे आया? ये विचार मन में क्या आप बोल सकते हो कि मेरा चुनाव में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था नहीं, इसलिए कि कभी भाई साहब मेरे जो बड़े भाई साहब थे प्रदीप कुमार सिंह और मंटू मुखिया, जो कि 2006 में भाभी इलेक्शन लड़ी थी और जीती भी थी। तो एक आकस्मिक निधन भाई साहब का 4 मई 2021 को हो जाने की वजह से मुझे ये जिम्मेदारी मिला है और मैं चाहता हूँ कि एक उनके जो ख्वाब थे, उनके जो सपने थे, उनके प्रति जो जिम्मेदारी था पंचायत का, उसको आगे ले जाया जा सके और उसको ले जाने की कोशिश को पूरा किया जाए, यही एक उम्मीद है। और चुनाव लड़ने का कोई विशेष सिर्फ ये कि जिम्मेदारियां जो हैं वो आप किस तरीके से लेते हैं और किस तरीके से पूरा करते हैं, तो बस। तो अभी आप बता रहे थे कि चुनाव बस आपके भाई साहब की भाभी जो थी चुनाव लड़ी थी और जीती भी 2006 में, इस वजह से आप मतलब उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे, चूँकि आप शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो अगर आपको बभनी पंचायत की जनता मुखिया बना देती है इस चुनाव में, तो आप यहाँ के शिक्षा को लेकर आप क्या कुछ करिएगा? शिक्षा को लेकर के यहाँ तो सरकार भी शिक्षा को लेकर के काफ़ी जागरूक है और तरह तरह के कार्यक्रम कर रही है। जैसे कि आप लड़की का शिक्षा को देखें, महिलाओं की शिक्षा को देखें तो उस पर भी कार्य किया जा रहा है। बच्चों की शिक्षा को भी देखें तो कार्य किया रहा है। जैसे पंचायत में जो भी मध्य विद्यालय या फिर उच्च विद्यालय जितने भी हैं, उसमें भी नियुक्तियां हो रही हैं, शिक्षक लाए जा रहे हैं, अच्छे अच्छे शिक्षक लाए जा रहे हैं और पाठ्यक्रम को पूरे कराने की कोशिश किया जा रहा है। और हर समय कुछ ना कुछ एक नया करने की कोशिश किया जा रहा है सरकार की तरफ से। मैं अपने स्तर पे अगर जनता मुझे मौका देता है तो मैं कुछ पहल ऐसे भी करूँगा, जैसे कि कोशिश होगा कि जो गरीब बच्चे हैं या पंचायत में जो मेधावी छात्र हैं, ऐसे बहुत सारे छात्र हैं जिनको मौका नहीं मिल पा रहा है या फिर आप यूँ कह लें कि उनको आर्थिक समस्या की वजह से वो पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि जो मेरे से जुड़े हुए शिक्षक हैं या जो मेरे जान पहचान में जो शिक्षक हैं, मैं उनको लाकर के पंचायत में और एक कार्यक्रम के तहत बच्चों को शिक्षा टाइम टू टाइम बीच बीच में हम उनके लिए एक सेशन मतलब एक सत्र आयोजित करें और उनके लिए कुछ किया जा सके शिक्षा। अभी आपने बताया कि जो भी सरकार अभी वर्तमान में है, जो भी सरकार है वो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम कर रही है। स्कूल की बिल्डिंग्स तो खैर सरकार के द्वारा बना दी गई हैं, शिक्षकों की नियुक्तियां की जा रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम देखें तो सरकारी स्कूल में जो छात्र हैं, मतलब जिनके लिए सारा चीज़ किया जा रहा है, बिल्डिंग बनाई जा रही है या फिर शिक्षकों की नियुक्ति की जा रही है, लेकिन अभी भी छात्र पहुँच नहीं पा रहे हैं सरकारी स्कूलों में। तो आखिर क्या कारण लगता है सर? अगर आप बन के आते हैं, अगर मुखिया बनते हैं, तो आप क्या कुछ करिए कि जो आपके पंचायत के जो छात्र हैं, जो पढ़ने वाले लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, स्कूल में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे और इसमें इजाफा हो? एक तो सबसे पहले ये कहेंगे कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनके तरफ रुझान पेरेंट्स का ज़्यादा है और इसका हम श्रेय ये दोष तो ये नहीं दे सकता कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं हो पा रहा अच्छे से या व्यवस्था अच्छी नहीं है।
सरकार के द्वारा काफ़ी अच्छा व्यवस्था भी किया जा रहा है और पढ़ाई का भी ध्यान दिया जा रहा है। एक रुझान अगर हम बात करें कि प्राइवेट स्कूल की तरफ, तो प्राइवेट स्कूल में थोड़ा सा पाठ्यक्रम को जिस तरीके से अभी जैसे हम आप ही बता रहे हैं कि हमारे स्कूल में जो सरकारी स्कूल में सिर्फ बिल्डिंग्स हैं, ठीक है, पढ़ाई नहीं हो पा रहा है या बच्चे नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो नहीं पहुंचने का एक खास वजह यह है कि जागरूकता अभियान जो है उसमें शायद कहीं ना कहीं हम थोड़े से कम हैं, जागरूक नहीं कर पा रहे हैं पेरेंट्स को। और अभिभावक को जब तक से हम जागरूक नहीं करेंगे ना पढ़ाई को लेकर के, जब तक से पढ़ाई का महत्वपूर्ण या इम्पोर्टेंस नहीं पता चलेगा लोगों को, तब तक से वो इसके लिए जागरूक नहीं होंगे। और उसके लिए जागरूक करने के लिए अगर मुझे मौका मिलता है, पंचायत के लोगों के द्वारा मौका दिया जाता है, तो जीतने के बाद मैं एक अभियान, जैसे कि आप देखेंगे सर्व शिक्षा अभियान चलता है, तो मैं एक पंचायत के लेवल पे एक अभियान ऐसे भी लोगों के साथ मिल करके चाहेंगे, अभिभावक के साथ ही मिल करके चाहेंगे कि घर घर तक जा करके और अभिभावक को इसके लिए प्रेरित किया जाए कि स्कूल में ज़्यादा से ज़्यादा अटेंडेंस हो सके बच्चों का, उपस्थिति हो सके बच्चों का। सर आगे हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि चूंकि पंचायत चुनाव भी होना है और इसमें अक्सर देखा जाता है, जैसे कि अगर हम बहुत सारे सेक्टर में बात करें, अगर कृषि के बारे में बात कर लें थोड़ा सा, तो अभी वर्तमान हालात ये हैं कि सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो किसान बहुत ज़्यादा परेशान हुए हैं। कारण है कि यूरिया की खाद नहीं मिल पा रही है या फिर उनको मतलब परेशानी हो रही है मिलने में, बहुत सारा सरकार का भी नियम है। तो सर अब किसानों के लिए आप क्या कुछ करिए कृषि क्षेत्र में, मतलब क्या आपका रहेगा सर? ऐसे भी हमारे यहाँ जो पैक्स अध्यक्ष जो जीतते हैं, ऑलरेडी सरकार ने कुछ नियम कानून रखे हुए हैं उनके लिए, और वो उनके द्वारा इसमें बढ़ चढ़ के भाग लिया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं परेशान है किसान, खाद को लेकर के या फिर बीज को लेकर के, जैसे भी हैं परेशान हैं। तो मेरा एक मैं जब भी मुझे मौका मिलेगा उनके लिए, या मिलता है, आज भी मिलता है, तो मैं कोशिश करता हूं कि उनको उनका जो हक है दिलाया जाए। और मैं अपने लेवल पे, अपने स्तर पे जा करके पैक्स अध्यक्ष से या फिर जो भी कृषि से जुड़े एसएमएस जो हैं हमारे यहाँ, जो पंचायत लेवल पे एसएमएस काम करते हैं, तो इन लोगों से हम बात करते हैं और इनकी समस्याओं को आज भी मैं भरपूर कोशिश करता हूं कि दूर किया जाए। रह गई खाद की बात, तो इसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि या तो भरपूर मात्रा में, या फिर आप बोल सकते हैं कि पूर्ण रूप से खाद पहुंच नहीं पा रहा है डिस्ट्रीब्यूशन में, मतलब जो सप्लायर हैं, जो खाद बांटते हैं, दुकानदार हैं, उन तक पहुंच नहीं पा रहा। एक ये भी वजह हो सकता है। तो उसमें तो मैं यही कोशिश करूंगा कि जो भीड़ है उसको कम से कम किया जाए और उनको जल्दी से जल्दी खाद वाद का व्यवस्था कराया जाए। और सर हम आगे आपसे ये जानना चाहेंगे कि बहुत सारे जो मुखिया जो लोग हैं तरह तरह की वादे करते हैं चुनाव में, उनका बहुत सारा वादा होता है, हम ये करा देंगे, हम वृद्धा पेंशन आपको दिलवाने लगेंगे, हम आपका कॉलोनी पास करवा देंगे, बहुत सारा चीज़ होता है। सर आपका इस चुनाव में क्या क्या वादा है लोगों को लुभाने के लिए, ताकि लोग आपको वोट करें? वादा नहीं कुछ कर सकते हम। हाँ, अगर मौका मिलता है मुझे, पंचायत की जनता मौका देता है, तो उसको पूर्ण जरूर करेंगे। और वादा का क्या है, आप तो एक गाना भी सुने होंगे कि वादा तो टूट जाता है। तो उस वादे से वादा नहीं करेंगे, लेकिन कोशिश मेरा रहेगा। और मुझे यकीन है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो कोशिश रहेगा कि उनके लिए कुछ किया जाए। और रह गया वृद्धा पेंशन, कॉलोनी, आवास योजना, तो ये तो उनका अधिकार है, आप उनके अधिकार को नहीं छीन सकते हैं। हाँ, आपका कोशिश रहेगा, जो भी अभी जनप्रतिनिधि हैं उनकी भी बात कर रहा हूँ, और भविष्य में जो बन के आएंगे। तो मैं अपनी बात करूँ, अगर पंचायत की जनता मुझे आशीर्वाद देता है अपना, तो मैं वो कोशिश पूरा करूँगा। सर आप क्या कुछ अलग करिएगा जो अभी तक जनप्रतिनिधि नहीं किए हों? आप अपने क्षेत्र में क्या ऐसा कर लीजिएगा? पहले तो जो ये वीआईपी कल्चर है,
कि मुखिया बनने के बाद या जनप्रतिनिधि चुने जाने के बाद और चुने जाने के पहले दोनों में जो फ़र्क आपको भी पता है, सबको पता है, जनता है जानती है कि वो फ़र्क दिखता है। चुनाव जीतने के पहले, जीतने के बाद आप जीतने के पहले रोज़ जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, जीतने के बाद आपके पास टाइम नहीं होता है। जब भी कोई फ़ोन करता तो क्या तो मुखिया जी बाहर हैं, सरपंच साहब बाहर हैं। ये जो वीआईपी कल्चर है ना, उसको ख़त्म करेंगे, क्योंकि हमारे पास साधन है। अगर मैं जनप्रतिनिधि हूँ तो मेरे पास साधन है, हम जिस काम को जाकर कर सकते हैं। अगर मान लीजिए हम अपने पंचायत के किसी गांव में जा रहे हैं, यहाँ से 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर की दूरी है, तो वो जनता जिसको समस्या है वो यहाँ आए, उससे अच्छा कि हम उसके पास जा कर के और उसकी समस्या सुन लें। तो इससे क्या होगा कि हम वो उसकी जो परेशानी है वो कम हो जाएगी, उसको आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इतना दूर, मेरे पास साधन, हम उसके पास जा सकते हैं। तो वीआईपी कल्चर ख़त्म करना ज़रूरी है। और एक जैसे हम बोलते हैं कि जनप्रतिनिधि, तो मेरे आप बैनर पे आप देखेंगे कि मेरे पोस्टर वस्टर में जहाँ भी लगा हुआ है उसमें जन सेवक लिखा हुआ है, जन सेवक वरुण कुमार सिंह। तो जन सेवक का मतलब ही है कि जनता का सेवक। तो सेवक जाएगा मालिक के पास, मालिक क्यों आएगा सेवक के पास? आप बोल रहे हैं कि वीआईपी कल्चर ख़त्म करिएगा, लोगों के पास आप स्वयं जाइएगा, लेकिन वर्तमान में तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी में, तो क्या आप कॉलेज छोड़ दीजिएगा क्या? कैसे टाइम मैनेज कर पाइएगा? क्योंकि मुखिया भी कर लीजिएगा और साथ साथ प्रोफेसर भी रह पाइएगा, कैसे रहिएगा, कैसे जनता के पास जाइएगा? आप मेरे से बेहतर इस सवाल को पंचायत की जनता से ही पूछ लीजिए कि मैं आज 3 साल से यहाँ कार्यरत हूँ। इसके पहले मैं बाहर में था, 3 साल से यहाँ कार्यरत हूँ, और इस 3 साल में मैं दोनों ही कामों को बड़ी बखूबी से निभाया है। अपने जो मेरा मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ गोपाल नारायण सिंह कॉलेज यूनिवर्सिटी में, वहाँ भी अपना काम कर रहा हूँ और पंचायत के जनता का भी काम करता हूँ। जैसे कि अभी आप हाल ही में मैंने एक बेटी है, पंचायत की ही बेटी है, उसको कुछ समस्या था उसके ससुराल में, तो मैं वहाँ जा कर के कॉलेज से समय निकाल करके, अपना कॉलेज का काम करते हुए वहाँ से समय निकाल करके और उसके ससुराल जा कर के और उसके अधिकार को उससे दिलाया। ऐसे भी मैं पंचायत के जब भी ज़रूरत पड़ा पंचायत के लोगों को मैंने अपने कॉलेज से समय निकाल करके गया हूँ, मिला हूँ और बातें लोगों की सुनी है और उस समस्या को मैंने समाधान किया है। तो मेरे लिए ये बहुत नया बात नहीं है, मैं इस चीज़ को बखूबी कर लूँगा। सर, आगे हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि सरकार के कुछ ऐसी स्कीम्स है जो कि पंचायत स्तर पे ही अगर उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करें और वहाँ के पंचायत स्तर का जो भी जनप्रतिनिधि है उसको इम्प्लीमेंट करें तो लोगों का मतलब उसका लाभ आसानी से मिल सकता है। जैसे अगर हम बात करें जो आपने आवास योजना का बात किया, कॉलोनी वाला इंदिरा आवास योजना, उसके बाद मनरेगा का अगर बात करते हैं, सब जो भी योजनाएं हैं सरकार के पंचायत स्तर पर अगर काम किया जाए, अगर जनप्रतिनिधि सक्रिय रहते हैं तो लोगों को इसका बहुत आसानी से लाभ मिलेगा और इसका सकारात्मक परिणाम भी उस पंचायत में दिखेगा। लेकिन मौजूदा परिस्थिति की अगर बात करें तो सब चीज़ में वही करप्शन और घोटाला हो गया है। जैसे कि अगर आप कॉलोनी पास करवाना है तो खुद जनप्रतिनिधि हैं या जनप्रतिनिधि के जो लोग हैं वो जाकर बोलते हैं कि आप इतना रुपया दे दीजिए, आपका हम कॉलोनी पास करा देंगे, 20,000 25,000 सबका रेट फिक्स है। मनरेगा का भी वही स्थिति है कि अगर जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो क्या कर रहे हैं आज के समय में कि अपने रिलेटिव्स को उसमें जोड़ देते हैं और उनके नाम पर उनका अटेंडेंस बनवाते हैं, जैसे तैसे करके जो भी पैसा आता है, मतलब पूरा का पूरा जिसको लाभ मिलना चाहिए, जिसको वाकई में मनरेगा की ज़रूरत है उसको नहीं मिल पा रहा है, आवास की जिसको वाकई में ज़रूरत है उसको नहीं मिल पा रहा है। तो आप इस सब चीज़ को कैसे सर ख़त्म कर पाइएगा? ये तो अधिकार है, ये जनता का अधिकार है। आवास योजना, मनरेगा में ग्रांटी, रोजगार योजना में उनको रोजगार देना, ये उनका अधिकार है। और मुझे लगता है कि किसी के अधिकार को छीनना या उसके अधिकार को कम करना गुनाह है। और आप अगर इस गुनाह में भागीदार हैं या उसमें आप संलिप्त हैं तो आप बहुत बड़े गुनाहगार हैं। आवास योजना की अगर बात करें तो आप 2006 में जब हमारे भाई साहब मुखिया थे
मंटू सिंह। तो आप अगर करहगर से जुड़े हुए हैं या करहगर के बारे में जानते हैं तो डेटा होगा वहाँ पे, आप जा कर के पता कर सकते हैं कि जितना हमने उनके मतलब भाई साहब के रीजन में जितना हमने आवास, इंदिरा आवास हम लोगों ने बांटे हैं या जितना रोजगार हम लोगों ने दिए हैं, मुझे तो आश्चर्य होता आज जब मैं पंचायत में घूम रहा हूँ तो मुझे जब लोगों से मैं रूबरू होता हूँ तो मुझे लगता है कि आखिर जब रोजगार योजना है तो उसका लाभ लोगों को क्यों नहीं मिल रहा है, लोग बेरोजगार क्यों हैं। या तो मुझे इनको देख करके ये लगता है कि रोजगार गारंटी ही ख़त्म कर दिया है सरकार ने, हैं। मैं अपने पंचायत के लोगों को देख रहा हूँ तो लगता है कि या तो रोजगार योजना ही ख़त्म हो गया है, क्योंकि जब तक हम लोग थे तो मुझे याद है कि हर एक को रोजगार मिलता था और खुशहाल रहते थे। घर में रोजगार है, खाना खा कर गए, काम किया, फिर घर में चले गए, तो फैमिली भी उनकी मतलब परिवार भी उनका खुश। लेकिन आज ऐसा क्या हो गया कि उनके पास रोजगार नहीं है। आप चलिए पंचायत के लोगों से मिल लीजिए और उनसे पूछिए, जानिए। और रोजगार नहीं मिलने का एक दुष्प्रभाव ऐसा है लोगों पे कि यूथ, जो युवा वर्ग है, वो गलत रास्ते पे जा रहा है। तो इसको रोकने के लिए मेरा कोशिश जनता के आशीर्वाद से अगर मुझे मिलेगा तो मेरा कोशिश ये रहेगा कि हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मुहैया करा सकें, ग्रांट योजना में ज़्यादा से ज़्यादा जॉब कार्ड खुल सकें, ज़्यादा से ज़्यादा उनको बेनिफिट्स इसके मिल सकें। तो ऐसे मैं कार्य करूँगा। अच्छा, तो सर आगे हम आपसे ये जानना चाहेंगे, अभी सरकार का 7 निश्चय योजना था एक, आप जानते होंगे, बखूबी इसको जानते होंगे, वर्तमान की सरकार की योजना थी, नीतीश कुमार की बहुत मतलब कि कहा जाए कि उनकी बहुत मतलब एक विशेष टाइप का योजना था जिसमें बहुत सारे 7 निश्चय उसमें नाम दिया गया था। और उसमें एक योजना ये भी था नल जल योजना, जो कि पंचायत स्तर पर ही योजना लाया गया था कि पंचायत स्तर के लोगों को नल का पानी पीने को मिले, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि शहर के लोग तो नल का पानी पीते थे बट जो गांव के लोग होते थे उनको नल का पानी नहीं मिलता था। लेकिन नल जल योजना का सरकार के आने के साथ ही जो पंचायत स्तर के जो जनप्रतिनिधि हैं अचानक से साइकिल से स्कॉर्पियो पर चलने लगे। एक वार्ड पार्षद के पास भी मतलब एक 2 स्कॉर्पियो हो गया। तो उसमें सरकार, आप यहाँ पे जीतिएगा इस पंचायत से, तो आपका सर इस नल जल योजना में कितना कमीशन वमीशन रहेगा सर? भाई सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि ये कमीशन वमीशन कुछ मुझे सूझता नहीं है, और कमीशन ही कमाना होगा तो कुछ काम करके कमा लिया जाएगा। और मुझे जो यहाँ से तनख्वाह मिल रही है गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय से, मैं उससे खुश हूँ। बस जनता का आशीर्वाद रहे। अगर मैं मुखिया बन गया तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो अधिकार की आप बात कर रहे हैं, जिस जल नल योजना की आप बात कर रहे हैं, जिस 7 निश्चय योजना की बात कर रहे हैं, इन सब को दुरुस्त किया जाएगा। मुझे भी पता है, आप हमारे ही पंचायत के कुछ गांव में चलेंगे, देखेंगे कि जल नल योजना पूरी तरीके से फ्लॉप है, पूरी तरीके से फ्लॉप है। आज लोगों को सिर्फ जल नल योजना का नल ही दिखता है, उसमें जल दिखता ही नहीं है। कहीं कहीं ऐसे भी घर हैं जहाँ पे कि पानी का व्यवस्था नहीं। हमारे बगल के गांव बभनी में चले जाइए, जाकर देखिए, आज भी पानी के लिए लोग, पानी के लिए मतलब महामारी जैसा है। दूर दूर से वो लोग पानी लेकर आते हैं ढो करके अपने घर में खाना बनाने के लिए। तो जल नल योजना मुझे तो सरकार खर्च कर रही है, मैं सरकार को इसके लिए बहुत बधाई दूंगा। लेकिन उसको पंचायत लेवल पे या उसको ब्लॉक लेवल पे जिस तरीके से काम करना चाहिए वो हो नहीं पा रहा है, क्योंकि जो लाभ मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा है। जब लाभ ही नहीं मिल रहा है जनता को तो उस योजना का क्या फ़ायदा? तो आप इसको मतलब कि जनता को इसका लाभ दिलवाइएगा? बिल्कुल दिलाएंगे। जहाँ पे अगर एक मान लीजिए कि अगर एक टंकी हमारे यहाँ लग रहा है जल नल योजना में, अगर उससे नहीं हो रहा है तो हम वहाँ और व्यवस्था करेंगे। सर जाते जाते आखिरी सवाल, क्या हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे सर? संदेश यही है कि आप अपने अधिकार, आप अपने आवाज़ को उठाइए
अपने अधिकार के लिए लड़िए, और जो आपको सही लगता है, आपको लगता है कि आपके साथ जो खड़ा हो सकता है, आपके साथ जो चल सकता है, आपके लिए जो बोल सकता है, उसके साथ रहा जाए। भीड़, आप आगे चलते तो भीड़ पीछे चलती है, उस भीड़ में से एक बनने की कोशिश करिए, और वो एक ही लीड करता है हमेशा। तो जो आपके अधिकारों को सामने ला रहा है, आपके अधिकारों के लिए लड़ रहा है, उसके साथ रहिए, उसको जिताइए, उसको अपना वोट दीजिए, वोट बर्बाद मत करिए। तो अभी आप सुन रहे थे बभनी पंचायत के भावी मुखिया प्रत्याशी वरुण सिंह जी को। इन्होंने स्पष्ट तौर पर बताया कि अगर जनता इनको मौका देती है तो जो भी सरकार की योजनाएं हैं उससे उनका लाभ दिलवाने का, जनता को लाभ दिलवाने का पूरा प्रयास करेंगे, और साथ ही साथ जो भी परेशानियां पंचायत स्तर पर आती है उसका निराकरण करने का इनके द्वारा प्रयास किया जाएगा। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहे मीडिया दर्शन के साथ। धन्यवाद।